केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में सहसंयोजक आबंध पढ़े थे और सहसंयोजक यौगिक पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। क्या होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। तो सामान्य लक्षण जैसे आप आयनिक यौगिक पढ़े थे या वैद्युत संयोजक यौगिक पढ़े थे, वैसे ही इसमें सहसंयोजक यौगिकों के भी सामान्य लक्षण होते हैं, ठीक उसी प्रकार से। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट सामान्य लक्षण में अब भौतिक अवस्था, जितने भी सहसंयोजक यौगिक देखें आप देखेंगे और धातुओं के, जैसे हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन देखें किस अवस्था में होती है, गैस। ऑक्सीजन किस अवस्था में होती है, गैस। HCl किस अवस्था में होती है, द्रव। H2O साधारण ताप पर किस अवस्था में होती है, द्रव होती है ना। CH4 मेथेन है सहसंयोजक यौगिक किस अवस्था में होती है, गैस। तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः जो सबसे अधिक सामान्यतः होती है वह या तो द्रव में होंगे या तो गैस अवस्था में होते हैं, या तो द्रव अवस्था में होंगे या तो किस अवस्था में होंगे, गैस अवस्था में होते हैं। जिनके अणुभार उच्च होते हैं, कुछ सहसंयोजक यौगिक होते हैं जिनके अणुभार क्या होते हैं, उच्च होते हैं, वह सामान्यतः ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ दिया देखिए, परस्पर आकर्षण बल के आधार पर सामान्य ताप और दाब पर सहसंयोजक यौगिक मृदु ठोस ठोस बहुत कम ही होते हैं। ठोस वे होते हैं जिनका अणुभार बहुत ही उच्च होता है, जैसे आयोडीन है, देखेंगे I2 आई का परमाणु भार होता है 127, तो I2 का अणुभार क्या हो जाएगा, 127 दूनी क्या हो जाएगा, 254, उच्च अणुभार है। ठीक है ना। SiO2 जैसे सिलिका भी ठोस होता है, SiO2 बालू आप देखे होंगे, बालू सिलिका, उसका बालू का सूत्र होता है SiO2 होता है। ये भी सामान्य ताप पे क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, तो यह हो गया आपका। गलनांक तथा क्वथनांक इनके क्या होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक जैसा कि जानते हैं आप, अधिकांश सहसंयोजक यौगिकों के अणु दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। जैसे H2 गैस अवस्था में होता है, दूर अणु होता है ना, तो एक H2 दूसरे H2 के साथ कैसे बना रहता है, दुर्बल वांडरवाल्स बलों के द्वारा बंधे होते हैं। हर समझ में नहीं अच्छी। जैसे ऑक्सीजन गैस है, चाहे जल में होता है, इसीलिए क्या होते हैं, या तो सामान्यतः या तो गैस में होते हैं या तो द्रव में होते हैं। ठीक है ना। तो दुर्बल वांडरवाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं जिन्हें तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक व क्वथनांक प्राय क्या होते हैं, कम होते हैं। इसलिए इनके गलनांक, जैसे आयनिक यौगिक बताए थे ना, गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, बहुत ही उच्च होते हैं। क्योंकि आयनिक यौगिक परस्पर विपरीत, जैसे NaCl परस्पर Na+ और Cl- परस्पर विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं, जिनके क्रिस्टल जालक, जो क्रिस्टल जालक बन जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा हो ना। बृहद अणुओं को छोड़कर बृहद अणुओं के गलनांक और क्वथनांक तिर्यक आबंधित जालक संरचना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, नेटवर्क स्ट्रक्चर, ठीक ना, के कारण उच्च होते हैं। जैसे SiO2 रेत, कार्बन का अपरूप होता है, जैसे हीरा, हीरा डायमंड आप देखे होंगे। ग्रेफाइट पेंसिल में जो होता है, पेंसिल की जो लीड होती है ग्रेफाइट, उसका भी गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। उसमें कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन आप डायमंड में देखेंगे, कार्बन कार्बन ऐसे चतुष्फलकी ढंग से जुड़े रहते हैं। आगे बताया जाएगा जब संकड़ आप जुड़ेंगे तो ऐसे जानेंगे, सी ऐसे 4 भाग में जुड़े होते हैं, चतुष्फलकी या ऐसे संरचना होती है। ठीक ना। और उसमें ग्रेफाइट में क्या होते हैं, एक षटकोणी रिंग के टाइप में परत होती है, ऐसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। कक्षा 10 में भी पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी जानेंगे, ऐसे परत के रूप में वो जुड़े रहते हैं। तो तिर्यक संरचना द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, अब आ जाएंगे क्रिस्टल संरचना। उनकी क्रिस्टल की क्या संरचना होती है, जो ठोस अवस्था में होते हैं। तो दुर्बल वांडरवाल्स बलों युक्त सहसंयोजक यौगिक आणविक ठोस कहलाते हैं। ठीक ना। चूंकि इन बलों को तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिस कारण ये मृदु तथा वाष्पशील होते हैं, जैसे सल्फर, आयोडीन आदि। जबकि केवल प्रबल सहसंयोजक आबंधों वाले सहसंयोजक यौगिक जो तिर्यक बंधित जालक संरचना रखते हैं, क्रिस्टलीय संरचना रखते हैं तथा इस कारण भिन्न गुण दर्शाते हैं। जैसे हीरा कठोरतम पदार्थ है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, मृदु होता है। हीरा में क्या होती है, चतुष्फलकी संरचना होती है। कार्बन कार्बन ऐसे बताए ना, कार्बन कार्बन परमाणु क्या होते हैं, ऐसे जुड़े रहते हैं 4 फलक के रूप में। ठीक ना। और ग्रेफाइट में जैसे परत के रूप में बताया, सी ऐसे परत के रूप में जुड़ा रहेगा एक दूसरे से। ठीक ना, इसलिए वह होती है। हर समझ में। हाँ, तो एक क्रिस्टलीय संरचना होती है।
अब विद्युत चालकता होती है, जैसे आयनिक यौगिक को बताए थे, आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जलीय विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि उनमें मुक्त आयन उपस्थित होते हैं। जबकि यहाँ देखेंगे सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक, इसमें ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है जो पेंसिल में होता है, ठीक है, क्योंकि इनमें विद्युत धारा के प्रवाह के लिए मुक्त आयन या इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, विद्युत धारा का प्रवाह केवल दो कारणों से होता है, केवल उन्हीं पदार्थों में होगा विद्युत धारा का प्रवाह जिनमें या तो मुक्त आयन उपस्थित हो या तो क्या हो, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। उन्हीं पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह होगा जिनमें या तो मुक्त आयन उपस्थित हो या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। केवल कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, केवल कुछ ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक होते हैं, जैसे NH3 है या Cl है, CH3COOH आदि होते हैं विलयन में, जिनमें मुख्यतः जलीय विलयन में जो आवेशित आयन प्रदान करते हैं, अतः इनका विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जैसे हम यदि NH3 लें और H2O लें, ठीक है ना, NH4+OH बन जाएगा तो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है, मुक्त एक p इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। p इलेक्ट्रॉन जब संकरण पढ़ेंगे आप sp2, तो ग्रेफाइट में संकरण पढ़ेंगे तो आप वहाँ जानेंगे, एक मुक्त p इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, वही क्या कहता है, विद्युत का संचालन करता है, ठीक है। अब आएंगे इसमें देखेंगे विलेयता इनकी क्या होती है। तो सहसंयोजक यौगिक जैसे मान लें कि H2 है, O2 है या Cl है, ये सब सहसंयोजक यौगिक है ना, CH4 है, अन्य चीज़ें। तो सहसंयोजक यौगिक जो होते हैं अधिकांशतः अध्रुवीय विलायकों, जो अध्रुवीय होते हैं, अध्रुवीय विलायक आगे जानेंगे आप, जब एक चीज़ें आपको आगे समझ में आएगी जब ध्रुवीय सहसंयोजक और अध्रुवीय सहसंयोजक बंध का जब आप प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे CH2 होता है, CCl4 होता है, C6H, ये अध्रुवीय हैं, में घुलनशील होते हैं क्योंकि इनके परावैद्युत स्थिरांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ध्रुवीय विलायकों में प्रायः नहीं घुलते हैं। यद्यपि कुछ सहसंयोजक यौगिक जल के साथ हाइड्रोजन अम्ल बनाने की क्षमता के कारण जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो यह पूरा टॉपिक विलेयता जब आगे आप पढ़ेंगे, आगे जब आप पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध का प्रकार, तो सहसंयोजक बंध दो प्रकार का होता है, एक ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, और एक क्या होता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। और हाइड्रोजन बंध और ऑक्सीजन बंध पढ़ेंगे तो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलर, पोलर बॉन्ड, और इसको बोलते हैं नॉन पोलर, POLAR, नॉन पोलर बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप आगे जानेंगे, ठीक है। आबंधों की प्रकृति क्या होती है, तो सहसंयोजक आबंधों की प्रकृति क्या होती है, दृढ़ व दिशात्मक होती है, क्योंकि इनका निर्माण क्या होता है, कक्षकों के अतिव्यापन, आगे ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। सहसंयोजक बंध के आधुनिक विचार जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा। तो कक्षक दिशात्मक गुण रखते हैं, अतः सहसंयोजकों की विशिष्ट ज्यामिति होती है। उदाहरण एसिटिलीन का अणु रेखी, जल का अणु कोणीय, मेथेन का अणु चतुष्फलकी तथा अमोनिया का अणु क्या होता है, पिरामिडी होता है। जैसे अमोनिया की संरचना आप देखेंगे तो ऐसे पिरामिड के आकार का होता है, ऐसे NH और एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ होता है। तो पिरामिड इसी आकार में न होता है, ऐसे पिरामिड, मिस्र का पिरामिड या देखेंगे तो ऐसे ही आकार में, त्रिभुज का आकार में होता है, वैसे ही अमोनिया की संरचना से पिरामिड के आकार में। अब मेथेन का आप जानते हैं चतुष्फल की। तो जितने भी सहसंयोजक अणु होते हैं, जैसे H2O का कोड़ी होता है, तो H2O का यदि हम बनाए ऐसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि H हो गया, OH, तो यह कोड़ी टाइप में है संरचना, है ना, ऐसे होती है, इनकी ज्यामिति आकृत होती है। जितने भी जैसे आयनिक यौगिकों की कोई ज्यामिति आकृत नहीं होती है, और जितने सहसंयोजक यौगिक होते हैं उनके अणुओं की क्या होती है, निश्चित ज्यामिति आकृत होती है, ठीक है। और सहसंयोजक के यौगिकों के अणु क्या होते हैं, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, अतः ये यौगिक क्या हो कहलाते हैं, आणविक क्रियाएं कहलाती हैं, है ना। आयनिक क्रियाओं की अपेक्षा आणविक क्रियाएं क्या होती हैं, मंद गति से होती है। तो इसमें इतना ही जानना है, ठीक है, रासायनिक क्रियाएं। अब आप आ जाएंगे तो यह सहसंयोजक आबंध आपको बताया गया है, तो ध्यान से आप क्या करेंगे, इसको सब पढ़ लेंगे। समान लक्षण, भौतिक अवस्था बताया गया, गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से क्यों कम होते हैं, सब आपको समझाया गया है। एक बार देख भी लेंगे वीडियो को, पुनः आप रिप्ले करके देख सकते हैं। क्रिस्टल संरचना बताई गई आपको, विद्युत चालकता बताई गई है, इसमें विलेयता बताई गई। विलेयता आपको अधिक क्लियर होगा जब सहसंयोजक आबंध के प्रकार पढ़ेंगे, ध्रुवीय और अध्रुवीय पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको अधिक क्लियर होगा ये चीज़ें, ठीक है। अब आ जाइए उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध आबंध ऐसे को हम कोऑर्डिनेट बांड कहते हैं। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बांड। तो उप सहसंयोजक आबंध को दिया था दो साइंटिस्टों ने,
लोरी और सिडविक ने दिया था, ऐसा ना। तो उनके अनुसार क्या है, उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक आबंध है जिसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्म केवल एक ही परमाणु का होता है। ठीक है, एक ही परमाणु का होता है, लेकिन दोनों परमाणु क्या होते हैं, परमाणु से साझेदारी रखते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। इस प्रकार के आबंध को एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक ना, तीर के संकेत की नोक इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु की ओर तथा पिछला सिरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु की ओर होता है। ठीक है ना। उप सहसंयोजक बंध जैसे देखेंगे, यदि मान लीजिए कि ए और बी दो परमाणु है, जैसे ए है और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाने के भाग लेने के बाद बचा हुआ है, अब बी उसके साथ साझा कर रहा है, तो देखेंगे ए और बी के बीच ऐसे दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, तो हम इसको हम उप सहसंयोजक बंध ऐसे प्रदर्शित करते हैं तीर से। तो यही उप सहसंयोजक बंध है, उप सहसंयोजक बंध लिख लेंगे, यही उप सहसंयोजक बंध है। ठीक है ना। आज तीर का निशान देखेंगे, यह है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा था बी, यह इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु है, और ए आपका क्या है, यह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु है। ठीक है ना। तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म देता है हम उसको इलेक्ट्रॉन युग्म दाता कहते हैं, और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही कहते हैं। तो उप सहसंयोजक बंध एक विशेष प्रकार का सहसंयोजक बंध है जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल क्या होता है, एक ही परमाणु का होगा। ठीक ना, आगे आप जानेंगे साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होगा, केवल एक ही परमाणु का होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम लें, जैसे NH3 है प्लस H प्लस है, दोनों आपस में क्रिया करके NH4 प्लस बनाते हैं, तो इसमें उप सहसंयोजक बंध आपको दिखाया जा रहा है, देखेंगे। तो NH3 में N है, H है, N के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन देखेंगे, तीनों हाइड्रोजन के साथ बंध बना लिए, एक एक इलेक्ट्रॉन, या एक इलेक्ट्रॉन यह, एक इलेक्ट्रॉन यह, बंध बना लिया, एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यह, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ शेष बचा है। अब प्लस हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, तो हाइड्रोजन से जब जुड़ेगा, यहाँ देखेंगे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो मैं इसकी NH4 प्लस की संरचना बना रहा हूँ मैं। ठीक ना, हाइड्रोजन से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होंगे। अब प्लस मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों की इसको आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ से यदि H प्लस ऐसे जुड़ जाए तो यही उप सहसंयोजक बंध इसके बीच जुड़ जाएगा। तो देखेंगे नाइट्रोजन के पास यह जो है अष्टक पूरा है, यह बंध बनाने में यह इलेक्ट्रॉन युग्म भाग नहीं लिया जो क्रॉस से दिखाया गया। ठीक ना, तो ये क्या करेगा, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म केवल यह इसका परमाणु का है। जब हम इसमें बंध दिखाएंगे देखेंगे NH या नीचे H हो जाएगा, यही उप सहसंयोजक बंध H प्लस हो जाएगा। तो यही इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु कौन है, इसमें नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही परमाणु कौन है, H प्लस आयन। ठीक ना, तीर का निशान वही रहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म जैसे इसमें बताया ना, इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु डोनर एटम कहते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने वाले परमाणु को हम इलेक्ट्रॉन ग्राही परमाणु कहते हैं। ठीक ना, उप सहसंयोजक आबंध बनने पर दाता परमाणु पर आंशिक धनावेश, जो परमाणु देता है क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ जा रहा है ना, तो दाता परमाणु पर आंशिक धनावेश तथा ग्राही परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। इसलिए उप सहसंयोजक आबंध को अर्ध ध्रुवीय आबंध या सेमी पोलर बंध, ठीक है, या डेटिव बंध भी कहते हैं। यह भी पूछा जाता है, मतलब उप सहसंयोजक बंध का दूसरा नाम क्या है, देखेंगे सेमी पोलर बॉन्ड भी है और या डेटिव बॉन्ड भी है। उप सहसंयोजक बंध का दूसरा नाम क्या है, सेमी पोलर बॉन्ड है या क्या है, डेटिव बॉन्ड है। ठीक है ना, तो किसी तत्व की, अब देखेंगे किसी तत्व के परमाणु द्वारा इस प्रकार बनाए गए उप सहसंयोजक बंधों की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं। एक चीज यह जानेंगे, समानतः दाता परमाणु अथवा आयन को लुईस क्षारक कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा जाएगा, तथा ग्राही परमाणु को क्या कहते हैं, हम लुईस अम्ल कहते हैं। ये चीज जान लेंगे, दाता जितने भी होते हैं क्या होते हैं, वे लुईस क्षारक होते हैं, और जितने ग्राही परमाणु होंगे क्या होंगे, वे लुईस अम्ल होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे उप सहसंयोजक आबंध के निर्माण हेतु आवश्यक शर्तें। आवश्यक शर्तें क्या है, नेसेसरी कंडीशन। उप सहसंयोजक बंध के निर्माण के लिए शर्त क्या है, देखेंगे पहला क्या है, दाता परमाणु के संयोजी कोष का अष्टक पूर्ण होना चाहिए। जैसे हम NH3 बनाए ना, NH3 दाता परमाणु है, तो NH या H या H देखेंगे। इसमें नाइट्रोजन के बाह्य कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन के साथ 2 2 4 2 6 2 8, इसका अष्टक पूर्ण होना चाहिए। ठीक ना, तथा उसके पास कम से कम एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, तो यह क्या है, एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, जैसे मान लीजिए H2O भी कर सकता है काम। H2O में ऑक्सीजन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अनाबंधित होते हैं,
ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन ही क्या करते हैं हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ। तो एक यह इलेक्ट्रॉन युग्म यह बचा है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यह बचा है। तो कम से कम एक अनाबंधित इलेक्ट्रॉन युग्म, यही नॉन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं, अनाबंधित या क्या बोलते हैं इसी को, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होना चाहिए उसके पास, उपस्थित होना चाहिए। हो गया ना। अग्राही परमाणु के पास, ये भी देखेंगे दूसरा परमाणु, ग्राही परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन युग्म प्राप्त करने के लिए या ग्रहण करने के लिए उचित ऊर्जा का रिक्त कक्षक ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक ना। उप सहसंयोजक बनने के उपरांत दोनों आबंधित परमाणुओं के अष्टक क्या होते हैं, हाइड्रोजन का अंतिम कोश 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, नोट है देखेंगे, यह आवश्यक नहीं है कि आयन अथवा यौगिक में केवल एक ही प्रकार का आबंध उपस्थित हो। कई यौगिकों तथा आयनों में 2 या अधिक प्रकार के आबंध क्या होते हैं, उपस्थित हो सकते हैं, जैसे NH4 और H2SO4 में। जैसे NH4 में देखेंगे हम NH4 प्लस का बनाए थे NH, यह सहसंयोजक आबंध है, सिंगल बॉन्ड है ना। यदि मान लीजिए यह हो जाए या H या H प्लस, तो यह क्या है, एक उप सहसंयोजक आबंध है, ठीक है ना। तो उपस्थित क्या हो सकते हैं वैसे ही H2SO4 में, ठीक है। अगला देखेंगे, उप सहसंयोजक यौगिक होते क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले यौगिक। तो जिन यौगिकों में उप सहसंयोजक आबंध उपस्थित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। जैसे अमोनियम आयन का निर्माण, जब मैं बताया हूँ आपको अमोनियम आयन का निर्माण, अमोनियम आयन का निर्माण देखेंगे दिया जा रहा है, अमोनियम आयन अथवा अमोनिया तथा प्रोटॉन की अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होता है, जैसे ऊपर दिखाए हैं, जैसे NH3 प्लस H प्लस, या प्रोटॉन हो गया ना, यही बन के क्या बनाते हैं NH4 प्लस, ठीक ना। हाँ, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थाई यह है 1s0 है, लेकिन यह NH3 के n परमाणु से एकाकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम की क्या करता है, अस्थायी संरचना प्राप्त कर लेता है। अतः नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्मदाता तथा H परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। देखेंगे वही चीज़ जो आपको ऊपर दिखाया गया है, ठीक ना। ऊपर मैं इसी को ऐसे दिखाया था, NH, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है ना, देखेंगे H यह इलेक्ट्रॉन युग्म है, प्लस H प्लस है, तो यह बन जाएगा, उसके बाद यह बन जाएगा ऐसे प्लस के ऊपर, और उसके बाद यह बन जाएगा NH4 प्लस आयन, ठीक है। एक चीज़ यह है, अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया का भी हो और बोरान ट्राइफ्लोराइड योगात्मक यौगिक का निर्माण हो। तो अमोनिया जैसे देखेंगे, अमोनिया का हम बताएं, इसमें अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड, तो अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। अब प्लस बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3, BF3 में देखेंगे संरचना यह होती है जो BF3 की, यह F हो गया और यह F हो गया और यह F हो गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन बी में हो गए, इसमें देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन है ना एफ के साथ, एक बी का, जैसे यहाँ पे देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन एफ का, एक इलेक्ट्रॉन एफ का, एक इलेक्ट्रॉन एफ का। तो बी में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। तो यही नाइट्रोजन क्या करेगा, या नाइट्रोजन जो क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म बी को क्या करेगा, दे देगा, ठीक ना। तो जब दे देगा तो यहाँ पे देखेंगे संरचना ऐसे बनेगी, ये चीज़ देखें यहाँ पे देखेंगे संरचना ऐसे बन रही है। जैसे यह नाइट्रोजन हो गया, हाँ, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन ऐसे एकल बंध से जुड़े हैं, देखेंगे आप इसमें देख भी सकते हैं, यह इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, बी को दे देगा। तो बी को दे देगा तो यही इलेक्ट्रॉन युग्म देखेंगे बीच में आ जा रहा है, बी में 6 है ही, तो इसमें भी 8 हो गया। यही उप सहसंयोजक बंध द्वारा क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब आ जाएंगे इसमें उप सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य लक्षण। तो सहसंयोजक उप सहसंयोजक को जैसे आप आयनिक यौगिक का पढ़े हैं, सहसंयोजक यौगिक का पढ़े हैं। तो उप सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म विद्युत संयोजक यौगिकों तथा सहसंयोजक यौगिकों के बीच होते हैं, क्योंकि एक उप सहसंयोजक आबंध एक विद्युत सहसंयोजक आबंध तथा एक सहसंयोजक आबंध के क्या होता है, समान होता है। इनके कुछ मुख्य भौतिक गुणधर्म क्या है, निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था में क्या है, ये ठोस द्रव और गैस तीनों भौतिक अवस्थाओं में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक ना। आबंध की प्रकृति क्या होती है, इनके आबंध बनाने के पश्चात ये सामान्य सहसंयोजक आबंध के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, परंतु ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इनके धन या ऋण दोनों, धन आयनों ऋण आवेश से क्या होता है, कम, परंतु समान ध्रुवीय संयोजक आबंध से क्या होता है, अधिक आवेशित होते हैं। समान दाता प्रमाण, समानता इनमें जो दाता प्रमाण की होती है विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है ना। गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं,
अर्ध ध्रुवी होने के कारण इनके गलनांक और क्वथनांक आयनिक यौगिकों से कम अपरंतु सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होते हैं। ध्यान देंगे आप, ठीक ना। आयनन क्या होते हैं, या ठोस या जैसे क्या होते हैं, देखेंगे ये ठोस गलित या विलगित अवस्था में आयन प्रदान नहीं करते हैं। जैसे अब NH4+ क्या होगा, अब 2 आयनों में नहीं टूटेगा, ठीक ना, हाँ, प्रदान नहीं करते हैं। अब विलयता क्या होते हैं, अधिकांश उप सहसंयोजक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में अविलेय होते हैं, कुछ को छोड़कर, परंतु अध्रुवीय विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं, ठीक है। इनकी चालकता क्या होती है, देखेंगे इनकी गलित या निविर्गित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत चालकता विद्युत संयोजक यौगिक तथा सहसंयोजक यौगिकों के क्या होती है, मध्य होती है। इनकी गुण क्या होगा, इनका गुण आप एक ही अक्षर जानिए, वही कि इनका जो भी होगा गुण, मतलब इनके यौगिकों का लक्षण जो होगा, ये विद्युत संयोजक यौगिकों और सहसंयोजक यौगिकों के मध्य होगा। असमावता, तो सहसंयोजक यौगिकों के समान इनमें भी क्या होती है, समावता पाई जाती है, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, दिशात्मक प्रकृति और विशिष्ट ज्यामितीय संरचना के होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका उपसहसंयोजकों का लक्षण। तो आज के क्लास में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।